एक बार डिलीवरी हो गई तो महिलाएं अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। डिलीवरी के बाद सब फोकस बच्चे पे चला जाता है और माँ को भी खाना इस हिसाब से खिलाया जाता है, उसका दूध बनेगा और बच्चे को भी मिलेगा। ऐसा होता है कि जो माँ खाती है वो बच्चे को लगता है ये मिथ है, जैसे किसी बेबी को जॉन्डिस हो जाता है तो वो आती है, मैम मुझे तो खाने को कुछ दे ही नहीं रहे, मुझे तो सब फीका फीका दे रहे। घर में बुजुर्ग कहते हैं कि रिलीजियस चीजें ज्यादा पढ़ो, उसका बच्चे पर असर पड़ेगा। ये तो अभी साइंस ने भी प्रूव किया है कि गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द मंत्र दैट हैज बीन स्टडीड ड्यूरिंग दिस, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा मन शांत होता है। क्या महिलाओं की बोन्स पुरुषों के मुकाबले में कमजोर होती हैं? विमेन के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से मिनरलाइजेशन और डेंसिटी कम रहती है। मेनोपॉज के दौरान ऐसा माना जाता है कि बोन लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हार्मोन जिसकी वजह से मेनोपॉज हो रहा है इज बिकॉज कि उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन डिक्लाइन कर रहे हैं महिलाओं का। कुछ स्टडीज ऐसा भी बताती हैं कि जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो हार्ट के लिए भी खतरा हो जाता है। वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिजिड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहता है। तो बिना किसी एडिशनल सप्लीमेंट के उसका मेनोपॉज आराम से गुजर जाए। हमें ज़रूरत पड़ती ही है एक एज के बाद सप्लीमेंट्स की। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी महिलाओं की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, एक महिला जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, अपने आप में कितना ताकत भरा काम हो सकता है। इस लिहाज से तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले क्या कैसे भी कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है हार्मोनल बदलाव की तो वो बचपन से लेकर 50-60 साल और उसके आगे भी चलते रहते हैं। तो ऐसे में क्या महिलाओं को अपना ख्याल पुरुषों के मुकाबले अलग तरीके से और ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है? वैसे आमतौर पर घर की महिलाएं अपना ख्याल पुरुषों के मुकाबले कम ही रखती हैं। इसी सोच को बदलने की कोशिश से आज हम ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं कि क्यों महिलाओं को अपना खास ख्याल और उम्र के हिसाब से अलग अलग तरह से ख्याल रखना चाहिए। क्या 20 में जो डाइट है वही 40 में भी काम करेगी? क्या जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं? एक एक करके उम्र के हिसाब से आज हम महिलाओं की डाइट और सेहत को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमन महिला हैं जो कि लंबे समय से गायनेकोलॉजी की फील्ड में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, लिहाजा महिलाओं की छोटी बड़ी समस्याओं से रोजाना डील करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा कि हर स्टेज पर एक फीमेल को अलग तरह की डाइट की ज़रूरत है। आपसे अगर मैं ऐसे पूछूं कि सबसे डेलिकेट टाइम कौन सा होता है एक फीमेल की लाइफ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो कौन सी एज उठाएंगी? अगर हम बात करें विमेन हेल्थ की, जैसे कि आपने बोला बहुत सारे चेंजेस आते हैं एज के अकॉर्डिंगली। विमेन के हार्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। टीनेज में ये हार्मोन्स अलग लेवल पे जाते हैं, फिर गर्भावस्था की बारी आती है, फिर मेनोपॉज की बारी आती है। तो हर लेवल पे अपने एक चैलेंजेस हैं, है ना। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमें हर एज में जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हर एज के अकॉर्डिंगली हमें हर लेवल पे अपनी डाइट का, न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का, हेल्थ का, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं वो पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं कह सकती क्योंकि मेरे लिए हर एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ। एक तो टाइम है प्रेगनेंसी और डिलीवरी का टाइम है फीमेल की लाइफ में, और दूसरा मेनोपॉज का टाइम है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एक फीमेल किस समय होती है, जब आपको लगेगा कि हाँ अभी वी हैव टू कीप आवर गार्ड्स ऑन? यस, प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुजरती है, प्लस उसकी बॉडी में एक लाइफ है जो पनप रही है, उसको जन्म देना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो वुमेन को उस दौरान ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने फिजिकल बैलेंस के साथ मेंटल बैलेंस भी उसको ध्यान रखना है। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार। तो वट एवर द वुमेन इज थिंकिंग that goes internally into the body and you are engineering, that is called inner engineering of child. ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कि महिला प्रेगनेंसी में जो सोच रही है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, बेबी के ऊपर पड़ता है। सो हमें अपनी हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक दूसरी लाइफ लेके आ रहे हैं जो कि फ्यूचर होगी आपके देश का। सो येस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड मेनोपॉज, जैसे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, उसमें भी बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं। विमेन का फिजिकल चेंजेस हैं, जिसमें हेयर फॉल होना, बोन हेल्थ पे अफेक्ट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, बहुत सारा फिजिकल के साथ मेंटल चेंजेस भी हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, मूड स्विंग्स हैं,
हॉट फ्लैशेस हैं, सो ये सब चीज़ें एक विमेन की लाइफ में बहुत चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि उसने ये कभी फेस नहीं किया। तो इस दौरान विमेन को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस। So yes, menopausal age group and pregnancy both are important time in the age of women. तो अब एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। ऐसे अगर मैं हाइपोथेटिकली पूछूं, आप किसी महिला को क्या सजेस्ट करेंगी, वो क्या सोचे, किस तरह के ख्याल मन में लाए, किस तरह से उसकी डेली अपना ख्याल उसको रखना चाहिए जिससे बच्चे पर अच्छा असर पड़े? यस, आई ऑलवेज गाइड माई पेशेंट कि फिजिकल हेल्थ के साथ तुम्हें मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखना है क्योंकि आजकल वेमेन बहुत बिजी होती हैं, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस के साथ साथ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन स्क्रीन्स। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ फोन तो साइड में रखना है। नो गूगलिंग, नो स्क्रॉलिंग, नो रील सेइंग, है ना। सो थोड़ा सा वी हैव टू, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब आप एक बार करते जाते हो तो अननेसेसरी एडेड इन्फॉर्मेशन होती जाती है विच वी मे नॉट एक्ट अपॉन, एंड हर तरह से इंफॉर्मेशन आती है हर तरफ से, एंड दे मे नॉट बी अ रिलायबल सोर्सेज दैट यू आर, है ना। सो एवरीवन इज giving their inputs, but what needs to be taken by you can only doctor can guide you. ऐसे कहा जाता था कि पहले एक कहानी भी थी कि जब अर्जुन कहानी सुना रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने की, तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी वो सो गई थी और इसलिए अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना सीख पाए थे। आज के तारीख में मेडिकल साइंस क्या मानती है, क्या ये बात सच है, ऐसा होता है? हाँ, बेबी का हियरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे दे कैन लिसन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका थॉट प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग। सो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, सो ये आपको मेडिटेट करना है, मे बी एटलीस्ट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग और 10 मिनट्स इन द इवनिंग। एंड सोते हुए स्क्रीन अगर आगे रहता है तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो आपकी स्लीप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता है, आपके हॉर्मोन्स, स्ट्रेस लेवल जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो भी राइज पे होता है, तो विच माइट नॉट बी गुड फॉर दैट टाइम। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए घर में बुजुर्ग कहते हैं कि पाठ करो और रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा पढ़ो, उसका बच्चे पर असर पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल असर पड़ता है। बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हैं ये तो अभी साइंस ने भी प्रूव किया है कि गीता के पाठ हैं और बहुत सारे संस्कृत के जो पाठ हमारे बड़े बूढ़ों ने एडवाइस किए हैं, वो उच्चारण से हमारे ब्रेन्स में सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू कुछ ऐसे चेंजेस देखे गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा मन शांत होता है, कैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है अगर हम ये उच्चारण करते हैं। तो इवन बच्चों में भी ये स्टडीज हुई हैं कि अगर बच्चे ये उच्चारण करते हैं विद इन अ मंथ तो वो एमआरआई में चेंजेस देखे गए हैं। दिल्ली के एम्स में भी ऐसी रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को अगर मेडिटेशन कराया गया तो उनकी बीमारी हील होने में उन्हें हेल्प मिली। राइट, गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द मंत्र दैट हैज बीन स्टडीड ड्यूरिंग दिस। तो महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने की सलाह दी जाए? बिल्कुल दी जाए। तो ये सिर्फ एक रिलीजियस बात या बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं है, मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि आप जब प्रेग्नेंट हैं उस समय आपका जो कंडक्ट है, अपने मन में जो विचार हैं वही आप बेबी में कैरी करते हैं। हालांकि उसके बाद बच्चा कैसा बनेगा वी डोंट नो, बट एक कोशिश तो कोशिश की जा सकती है। दैट इट इज लाइक इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूसी, चाइल्ड हियरिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। ये नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी में काम कर लिया उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। एवरी स्टेप यू हैव टू सेट सर्टेन रूल्स, आइडियलिस्टिक मे बी लिटिल बिट विद लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो बच्चों के अपब्रिंगिंग में हेल्प कर सकती है टू बिकम देम एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मम्मी पापा अगर लड़ रहे हैं तो बच्चे पर असर पड़ रहा है। जी जी। अब न्यूट्रिशन पर आते हैं। उस समय वैसे महिलाएं आमतौर पर प्रेगनेंसी में सोच समझ के खाती हैं क्योंकि घर वाले सलाह देते हैं कि ये न्यूट्रिशन बच्चे को जाएगा। जो डे टू डे में वो खा रही हैं उसके अलावा क्या उनको कुछ दवाओं की, विटामिन्स की, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? अगर हाँ तो वो कौन से होते हैं? गर्भावस्था के दौरान न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। सो अपार्ट फ्रॉम डाइट, जो कि हम डाइटरी एडवाइस तो देते ही हैं, बट कुछ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स रहेगा। अगर आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है तो प्रोटीन के भी सप्लीमेंट्स रहेंगे।
कई बार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो हम देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। एंड अगर मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो अपार्ट फ्रॉम ये जो रूटीन सप्लीमेंट्स है, मेडिकल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ भी उनको दिया जाता है। एंड डाइटरी एडवाइस तो जैसे आपने कहा कि इम्पोर्टेंट है। क्या ट्राइमेस्टर के हिसाब से ये विटामिन और सप्लीमेंट्स बदलते रहते हैं या 9 महीने तक एक ही रिजीम फॉलो करना होता है? हाँ, ये बदलता है। प्रेगनेंसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको नॉजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स एक रूटीन सप्लीमेंट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, प्रेगनेंसी से पहले भी शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट 3 months बिफोर यू स्टार्ट कंसीविंग। उससे पहले जब आप प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से आपको ये सप्लीमेंट शुरू कर देना है। अच्छा, फॉलिक एसिड। जी, ऐसा जी। क्यों? क्योंकि बच्चे में अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मदर में होगी तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, स्पाइना बाइफिडा है, बहुत सारे ब्रेन के कुछ अंग हैं जो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो आइडियल रिकमेंडेशन है कि 3 महीने पहले प्लान जब आप कंसीव करते हैं उससे 3 महीने पहले आपको ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम फॉलिक एसिड वॉमिटिंग का मेडिसिन है वो चलता है अगर पेशेंट को वॉमिटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इंडाइजेशन बहुत फ्रीक्वेंट है इस दौरान, तो एसिडिटी का कुछ रिकमेंडेड सप्लीमेंट है, बट regular intake has to be avoided because dietary advice and your lifestyle is more important rather than supplements. So folic acid supplements and vitamin D supplements if it is a lower level, apart from अगर thyroid और other medical disorder है। जैसे फॉलिक एसिड की अभी बात हो रही है, आपने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उससे पहले भी शुरू कर देनी चाहिए, तो क्या उसे फिर उसके बाद 9 महीने खाने की सलाह दी जाती है? हाँ, इसके साथ फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, वो DHA के साथ कंबाइन हो जाता है। DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बेबी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये सप्लीमेंट 9 महीने दिया जाता है। एंड डिलीवरी के बाद भी कई बार हम रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का सिनेरियो क्या है। फॉलिक एसिड के अलावा जो रूटीन सप्लीमेंट्स रहते हैं वो है आयरन एंड कैल्शियम अलॉन्ग विथ प्रोटीन पाउडर अगर ज़रूरत है तो। पहले 20 हफ्ते या 5 महीने तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट मेजरली 5 महीने के बाद शुरू होता है, तो उससे पहले आपको अपनी डाइट पे ही फोकस करना है। आइडियली जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, जितना आपका वेट है इन केजीज उतना ग्राम आपको प्रोटीन करना है। सपोज यू आर 60 केजीज, सो जो आपको प्रोटीन रिकमेंडेशन होगी दैट विल बी 60 ग्राम, वो होगा 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सप्लीमेंट चलता है। सो अगर कोई विमेन और हायर वेट की है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। ओके, ये तो हुई प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जाहिर है घर में भी लोग ख्याल रखते हैं कि ठीक से खाना। एक चीज़ हमने जो बहुत टेंडेंसी देखी है कि एक बार डिलीवरी हो गई तो महिलाएं अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं क्योंकि सारा फोकस बेबी पे शिफ्ट हो जाता है। कौन सी दवाएं या कौन से ऐसे विटामिन या सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें बाद में भी लेने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डिलीवरी के बाद सब फोकस बच्चे पे चला जाता है और माँ को भी खाना इस हिसाब से खिलाया जाता है, उसका दूध बनेगा और बच्चे को भी मिलेगा, है ना। सो मदर का बहुत निग्लेक्ट होता है इस दौरान, तो बट हमें मदर का भी ध्यान रखना है क्योंकि वो सेहतमंद रहेगी तभी बच्चा को आगे ठीक रख पाएगी। तो सप्लीमेंट्स आयरन एंड कैल्शियम कंटिन्यू होते हैं एटलीस्ट 3 महीने डिलीवरी के बाद। अच्छा, राइट। सो अगर पेशेंट बहुत कैकेक्सिक है, माल नरिश्ड है, तो उसमें हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देते हैं क्योंकि ये लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करता है। तो हमें आयरन कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंट्स डिलीवरी के बाद भी चलाने होते हैं 3 महीने तक। 3 महीने तक। एक पुराना ओल्ड स्कूल थॉट है कि कुछ तरह के ऐसे खाने हैं जो दूध को बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने कहा महिला को वही खिलाया जाता है जिससे बेबी को अच्छे से फीड कराया जा सके। एज अ डॉक्टर क्या आप मानती हैं कि कुछ ऐसे खाने हैं जिनको खाया जाए अगर तो फिर फीडिंग अच्छे से कराई जा सकेगी? हाँ,
आयुर्वेदा में भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गैलेक्टागॉग बोला जाता है, यानी लैक्टेशन को इंक्रीज करने के काम आता है। शतावरी है, शोकारिष्ट है, ये सब चीज़ें जो है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिससे मिल्क फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। एंड बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जो घरों में लड्डू पंजीरी वगैरह बना के देते हैं। दैट ऑल्सो हैज़ अ साइंटिफिक एविडेंस दैट इंक्रीजेज और एनहेंसेस मिल्क फॉर्मेशन। सो येस, ये सब चीज़ें वी डू हैव एन एविडेंस दैट दे इंक्रीज द लैक्टेशन। लड्डू पंजीरी वेट नहीं बढ़ाते महिला का? इन मॉडरेशन, अगर घी कम रखा जाए, शुगर कम रखा जाए, तो एट दैट टाइम ये भी ज़रूरी है। घी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन हो रही है, आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्लस जो लैक्टेशन है उसमें भी फैट जाना है। तो HDL है घी, बट मॉडरेशन में, एज आई सेड कि हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, ये तो हुई। अब बेबी की फीडिंग का ख्याल भी महिला ने रख लिया और अपनी डाइट का भी ख्याल रख लिया। इसके बाद कितने टाइम तक एक फीमेल को वेट की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अभी मैं लड्डू पंजीरी बहुत खा रही हूँ या दूध या ड्राई फ्रूट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, तो कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा? तो एक बार डिलीवरी हो गई, कितने महीने के बाद उसको लगना चाहिए अब मैं अपने वेट की भी चिंता कर लूँ? नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं कि वेट की चिंता नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर घर में यही होता है कि खाओ, नहीं, बच्चा पालना है तुम्हें। हेल्दी ईटिंग तो रिकमेंडेड है ही। वेट की चिंता शुरू से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू कैन ईट लेफ्ट एंड राइट, जितना मर्जी लड्डू खा लो, जितना मर्जी पंजीरी खा लो, ऐसा नहीं है। वी डोंट रिकमेंड दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी ईटिंग करना है, इन मॉडरेशन हर चीज जरूरी है, वो आपको खानी है। लैक्टेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम 10 गुना लड्डू पंजीरी खा लेंगे तो हमारा दूध 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। सो हर पेशेंट की एक टेंडेंसी होती है रिगार्डिंग लैक्टेशन। उसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं दैट इज हेल्दी प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक एंड प्रोटीन रिच डाइट। यानी वो अच्छा और सेहतमंद खाना जो किसी को अदरवाइज भी खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है हमने डाइट अपनी डबल कर दी या घी डबल कर दिया तो दूध डबल हो जाएगा। इट इज, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि जो माँ खाती है वो बच्चे को लगता है, ऐसा बोला जाता है कि तुमने ग्रीन खाया तो बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है, इसमें कोई कनेक्शन है? नो नो, नहीं है। नहीं। आपके पेशेंट पूछते नहीं आके आपसे? हाँ, दे डज आस्क, पूछते तो हैं, बट ये मिथ है। जैसे किसी बेबी को जॉन्डिस हो जाता है तो वो आती है, मैम मुझे तो खाने को कुछ दे ही नहीं रहे, मुझे तो सब फीका फीका दे रहे हैं, मेरे खाने में हल्दी नहीं होती है, मेरे खाने में मिर्ची नहीं होती है, नमक नहीं होता है क्योंकि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है। तो हल्दी खाने से बच्चे को जॉन्डिस नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग कारण है। उसका कारण है बच्चे के RBCs मैच्योर नहीं हुए हैं, तो वो टूट करके जॉन्डिस बना रहे हैं, जिसका कारण प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी कई बार होता है। तो ऐसा ये मिथ है कि हल्दी देने से बच्चा पीला हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप माँ को हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना हल्दी के साथ दे सकते हैं। चने खाएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी नहीं? इनडायरेक्टली इट में कॉज अ प्रॉब्लम, डायरेक्टली इट डजंट कॉज अ प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मदर को ब्लोटिंग हो रही है, तो देन इनडायरेक्टली इट मे कॉज प्रॉब्लम इन द बेबी। बट ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि चने खाने से बेबी को प्रॉब्लम हो रही है। बेबी के डाइजेस्टिव एंजाइम उस टाइम डेवलप हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अगर उनमें हम अननेसेसरी उसको ओवरलोड कर देंगे, क्योंकि लैक्टेशन में जो भी सिक्रीट होता है दैट इज जो डाइजेस्टेड फूड है मदर का, दैट इज गोइंग, है ना। सो इफ यू आर ईटिंग हेल्दी देन योर बेबी विल बी हेल्दी। अननेसेसरी इफ यू आर नॉट, अगर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर वो बेबी को इनडायरेक्टली हार्म करेगा। ये जो पीरियड है जब बेबी बहुत छोटा है, माँ अपनी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख रही है, आप कब कहती हैं किसी फीमेल को कि अब तुम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो? वो कौन सी एज होगी? लाइट वॉक हम शुरू से ही रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि जितना जल्दी मदर वॉक करती है, फिजिकली एक्टिव रहती है डे टू डे में, उतना उसकी मांसपेशियाँ धीरे धीरे मजबूत होती हैं। उनका जो वाटर रिटेंशन है, पानी का जो रिटेंशन है बॉडी में, वो कम होता है। मदर का जो हीलिंग है वो फास्टर होता है। तो लाइट वॉकिंग वी डू रिकमेंड फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हम एक्सरसाइज की बढ़ा सकते हैं। आइडियली 6 वीक्स के बाद हम पेशेंट को मॉडरेट एक्सरसाइज करने के लिए बोल देते हैं, जैसे वॉक कर सकती है,
शी कैन गो फॉर स्ट्रेचिंग, योगा एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, वो स्टार्ट कर सकती हैं. प्राणायाम मैं शुरू से ही रिकमेंड करती हूँ पेशेंट को दैट इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन डे टू डे बेसिस टू रिलीव दैट स्ट्रेस ऑल्सो, एंग्जाइटी ऑल्सो, क्योंकि पोस्टपार्टम ब्लूज है, मदर बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गोज, शी इज गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, मूड ठीक नहीं रह रहा है, पूरा टाइम बच्चे को देखना पड़ रहा है ना, एंड शी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप. तो उसकी वजह से उसको मूड लो रहना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं. तो हेल्दी डाइट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड लाइट वॉक गोज अ लॉन्ग वे उसको हेल्प करने में. उसके बाद जिमिंग, वेट 3 लिफ्टिंग. months तक वी एडवाइज नॉट टू डू हेवी एक्सरसाइज. 3 months के बाद यूजुअली वी डू रिकमेंड कि आप ये जिमिंग और वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं, बट हर चीज़ को ग्रेजुअली बिल्ट अप करना है. एकदम से करेंगे तो देन प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू हैव टू बिल्ड योर स्टेमिना फर्स्टली. पहले कोर स्ट्रेंथनिंग करनी है आपको, जैसे प्लैंक्स कर सकते हैं या सर्टेन लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को टोन अप करने के लिए. बट एकदम से रिगरसली नहीं करना है, पहले लाइट एक्सरसाइज से ट्राई करेंगे. अगर उसको करने में आपको पेन नहीं हो रहा है तो देन इट इज़ अ गो हेड साइन, फिर आप आगे बढ़ सकती हैं, है ना. बट हर चीज़ को ग्रेजुअली करना है, एकदम से करेंगे तो इट मे कॉज सम इम्पैक्ट. क्या महिलाओं की बोन्स पुरुषों के मुकाबले में कमजोर होती हैं? हाँ, महिलाओं की बोन्स पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर होती हैं. वो बोन डेंसिटी महिलाओं की कम होती है, मिनरलाइजेशन कम होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ विमेन के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से मिनरलाइजेशन और डेंसिटी कम रहती है. ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारी हम्म. फीमेल्स 30s के आसपास खास तौर पर जुम्बा या डांस ये सब शुरू करती हैं और अक्सर नी प्रॉब्लम्स के साथ फिर आती हैं. तो क्या महिलाओं को रिकमेंडेड है कि वो इस तरह की एक्सरसाइज करें, कंसीडरिंग 35+ अगर कोई महिला है? नहीं, ये तो करनी ही चाहिए. एक्सरसाइज तो रिकमेंडेड है ही, बट आप अगर आप न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हैं किसी चीज़ से, तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करें एकदम से तो दिस इज वो इम्पैक्ट करेगी, है ना. अंडर गाइडेंस करना है आपको एंड रिगरसली नहीं करना है. कुछ सप्लीमेंट्स, अगर आपका डाइट हेल्दी नहीं है, मे बी कैल्शियम इनटेक आपका प्रॉपर नहीं है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है आपके बॉडी को, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि बोन की वजह से हो रही हैं, आपके बोन्स के आसपास जो मांसपेशियां हैं वो प्रॉब्लम कर सकती है. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज बोन्स, बट उसके अराउंड जो मांसपेशियां हैं उनका स्ट्रेच या फिर उनका स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. सो ओके. क्या मेनोपॉज के दौरान ऐसा माना जाता है कि बोन लॉस जो है वो ज़्यादा होता है या ज़्यादा खतरा रहता है इस बात का कि मेनोपॉजल एज में फ्रैक्चर्स या किसी भी तरह की हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा होंगी? बिल्कुल बिल्कुल. मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज ग्रुप में रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हार्मोन जिसकी वजह से मेनोपॉज हो रहा है इज बिकॉज कि उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन डिक्लाइन कर रहे हैं महिलाओं का. ईस्ट्रोजन हार्मोन डिक्लाइन, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, एंड इसके साथ वो विटामिन डी को भी सनलाइट के थ्रू जो मिलता है वो दोनों एक्ट करके आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. तो अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन मेनोपॉज के दौरान कम हो रहा है तो दैट मीन्स आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से आपका बोन डेंसिटी कम हो रही है, एंड दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ. इसमें आपने कहा पेरीमेनोपॉजल एज भी आती है, तो 40 के ऊपर मान लें हम कि बिल्कुल, ये खतरा बढ़ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस वक्त बोन हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या एडिशनल सप्लीमेंट्स की या किसी भी तरह के एडिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और किस उम्र से महिलाओं को अपनी बोन हेल्थ को लेकर सजग हो जाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा. 40 के बाद इज द टाइम. लिविंग फ्यू कंडीशंस जिसमें प्री मैच्योर मेनोपॉज का हिस्ट्री रहता है. 40 ईयर्स के बाद महिलाओं को अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखना है. कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स 40 के बाद भी लेना शुरू कर सकती हैं. बट अगर आपका डाइट अच्छा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है, आप धूप में निकल रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो देन यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो धूप में जाना नहीं हो रहा है, तो आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देनी चाहिए, बट रेगुलरली नहीं.
रेगुलरली लेंगे तो कई बार व्हाट हैपन्स कि कैल्शियम डिपॉजिट होकर के स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क इंक्रीज करता है। तो आपको ब्रेक देना है, वो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना है, और डॉक्टर जितने टाइम तक बोले तभी तक लेना है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने आप ही स्टार्ट करते हैं, अपने आप ही बंद कर देते हैं, बंद तो करना भूल ही जाते हैं, वो लेते ही जाते हैं, एंड इट कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। विटामिन डी लेवल्स हमने बहुत ज़्यादा बढ़े हुए देखे हैं, क्योंकि पेशेंट ने एक बार डॉक्टर ने शुरू कराया तो उन्होंने बंद ही नहीं किया, तो वो हाइपर लेवल्स होकर के पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आई थिंक मोटे तौर पर अगर आप कोई भी विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके लिए यही रूल होना चाहिए कि कुछ टाइम लेके आप एक ब्रेक दें उसको। राइट। स्पेशली फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं एक्सेस भी हो गया तो यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई, के, ये सब एक्सेस करते हैं आपके बॉडी में, एंड देन उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। B12 से ये समस्या नहीं होती। B12 यूजुअली वाटर सॉल्युबल है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है अगर एक्सेस होता भी है तो। और हर महिला को जरूरी नहीं है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हर महिला को मेनोपॉज के बाद जरूरत पड़ती है, पहले है ना? जरूर नहीं है कि पहले जरूरत नहीं है। अगर आपके डाइट में कैल्शियम अच्छा है, जो रिकमेंडेशन है, अगर आपका उतना रिकमेंडेड डोसेज आप ले रहे हैं थ्रू डेयरी प्रोडक्ट्स, थ्रू योर डाइट, तो देन इट इज नॉट रूटीनली रिकमेंडेड। सबको नहीं लेना है कैल्शियम सप्लीमेंट्स रूटीनली। क्या फीमेल्स ये किसी तरह से चेक कर सकती हैं कि उनकी बॉडी में जितना कैल्शियम है वो काफ़ी है या नहीं है? कोई टेस्ट है जो ये बताएगा, या किस तरह से उन्हें पता चलेगा कि उन्हें एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? फिजिकल सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कैल्शियम को मेजर करना, जो आयनाइज्ड कैल्शियम है दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी, सो उसका लेवल चेक करना ब्लड में, इट इज अ रफ पैरामीटर्स, है ना, सो दैट विल नॉट गाइड अस कि ये कम है तभी लेना है या ये ज़्यादा है तो नहीं लेना है। इट इज योर बोन, मे बी आफ्टर 40 years बोन डेंसिटी कैन बी डन। अदरवाइज इफ पेशेंट इज हैविंग फ्रीक्वेंट एक्स एंड पेन्स, रेस्टलेस लेग्स हैं, एंग्जाइटी है, हाइपर ब्रीदिंग है, सो दिस मे बी अ साइन कि वो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, उसकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो कैल्शियम की कमी है, ये टेस्ट से ज़्यादा सिम्टम बताएंगे। सिम्टम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महिलाएं पहचान सकती हैं अपने आप? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि आपका बोन्स में पेन हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, लेथार्जिक फील हो रहा है, यू नॉट फीलिंग डूइंग एनीथिंग, एंड कई बार क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेग्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, हैंड्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो गया है। ओके, तो यहाँ तो आई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, और विटामिन डी गोज हैंड इन हैंड विद कैल्शियम, ये हो गया। और कुछ लेने की ज़रूरत है अगर मेनोपॉजल एज? अगर मेनोपॉजल एज ग्रुप है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लोग रिकमेंड करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके नर्व्स को काम डाउन करने में हेल्प करते हैं। और अगर डायबिटीज़ या बाकी जो अगर थायराइड इश्यूज़ हैं या कुछ है तो फिर देन वो सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। प्लस हॉट फ्लैशेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो उसके लिए हम लोग वही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एडवाइस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डाइटरी एडवाइस कि उनको सोया प्रोटीन ज़्यादा ऐड करना है अपनी डाइट में, फ्लैक्स सीड्स हैं अलसी के जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो लेना है। अपार्ट फ्रॉम योगा एंड मेडिटेशन एंड लाइट वॉक एंड स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टिव वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, है ना, सो बेसिकली दीज थिंग्स आर रिकमेंडेड इन women who are in a menopausal age group. खासतौर पर हम देखते हैं कि 35-40 बार महिलाओं को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है। क्या वजह होती है इसकी? बोन लॉस एंड मसल लॉस 40s के बाद वही है कि आपका बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका बोन डेंसिटी कम हो रही है, मसल मास आपका कम हो रहा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होती हैं वो एडवाइस की जाती है, ताकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में उसको कोप अप किया जा सके। क्या कुछ ऐसी डाइटरी एडवाइस भी है कि इन चीज़ों को मेनोपॉज के दौरान बढ़ा लेना चाहिए अपनी डाइट में, जिससे कम से कम नुकसान हो? डाइट में एज सच आपका कार्ब्स इंटेक कम हो जाना चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहना चाहिए, एंड वही फैट
जो कैल्शियम एंड विटामिन डी जो रिच डाइट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी डाइट में होने चाहिए। नट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं, आप ऑप्टिमल अमाउंट में लो। सीड्स रहते हैं, दैट इज एडवाइस। सोया प्रोटीन्स आर एडेड। सोया कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ सोया आटा भी होता है, सोया का मिल्क भी आता है। रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ दिस कैल्शियम। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए ये फूड इंक्लूड करने के लिए मोरिंगा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो ये सब चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए एडवाइस की दी जाती है। ओके। ऐसा भी कुछ महिलाएं मानती हैं और हमने सुना है सोशल मीडिया के थ्रू भी ये बहुत है कि खड़े खड़े भी या लो इम्पैक्ट काम से भी, घर के काम करते करते भी महिलाओं में फ्रैक्चर्स का खतरा रहता है। क्या ये बात सच है? हाँ, इफ़ योर बोन आर, अगर हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं, मिनरलाइजेशन नहीं हुआ है बोन का बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा महिलाओं में। तो इसीलिए रूटीनली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, ये सप्लीमेंट्स एक एज ग्रुप के बाद शुरू कर देने चाहिए। ओके। मेनोपॉज के बारे में किसी महिला को कुछ इंडिकेशन मिलेंगे कि हाँ अब ये मेरा मेनोपॉज का टाइम शुरू हो रहा है? कुछ ऐसे सिम्टम्स या चेंजेस आएंगे बॉडी में? यूजुअली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, बहुत बार आते हैं कि मैम मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा मैं इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ, है ना। सो दीज काइंड ऑफ मेंटल चेंजेस विमेन फेस कि मैं कभी ऐसे नहीं थी, मैं पहले से हमेशा खुश रहने वाली थी, बट अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं हर बात पे रो देती हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही हूँ, मैं अपने बच्चों पे चिल्ला रही हूँ। तो यूजुअली पेशेंट्स को आइडिया लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद देयर हार्मोन्स, तो वो आते हैं, हॉट फ्लैशेस लेके आते हैं, लैक ऑफ स्लीप लेके आते हैं, अपार्ट फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर, नींद नहीं आ रही है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, ये सब चीजें लेके पेशेंट्स। क्या पीरियड पैटर्न में भी किसी तरह का बदलाव होता है? यस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, कई बार जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत हेवी आ रहे हैं, कईयों के मिस हो जाते हैं या फिर बहुत कईयों के डिले हो जाते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल पैटर्न आर नोटेड। इरेगुलरिटीज देयर, मे बी डिलेड, लेट हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, या किसी के अब्रप्टली स्टॉप भी हो जाते हैं। कुछ स्टडीज ऐसा भी बताती हैं कि जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो हार्ट के लिए भी खतरा हो जाता है। जी, ये बात भी सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, तो हाइपरटेंशन का रिस्क भी कम रहता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन फॉल होना शुरू हो जाता है तो आपका जो वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिजिड हो जाती हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहता है। जो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ईस्ट्रोजन का वो डिक्लाइन हो गया, सो दैट कॉजेज राइज इन बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। सो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम इन दिस एज ग्रुप। उसके लिए क्या करें महिलाएं? इसके लिए क्या करें? हेल्दी ईटिंग, सब कुछ खाने से हेल्दी गवा नहीं है। डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर चेकअप्स। ओके। कि अगर हार्ट पे कोई किस तरह के चेकअप की जरूरत होती है मेनोपॉजल एज में? अपार्ट फ्रॉम रूटीन टेस्ट जो हर महिला हो या पुरुष हो सबको कराने चाहिए, महिलाओं में खास तौर पे हम लोग जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो है रूटीन पैप स्मीयर, जो महिलाओं में कराना चाहिए। सेकेंडली आपका कैल्शियम, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, एंड ईसीजी एंड मैमोग्राफी। सो ये टेस्ट हैं जो स्पेसिफिकली महिलाओं को 45 के बाद कराना चाहिए। जैसे आपने कहा बहुत हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, ईस्ट्रोजन एकदम डिप्लीट हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। क्या जिन महिलाओं को डायबिटीज है या थायराइड है, इस तरह का कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसके लेवल भी मेनोपॉज की वजह से गड़बड़ा सकते हैं? डायबिटीज है, अगर थायराइड है या डायबिटीज है तो हाँ, अगर आप चेंजेस मिलते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन जब आपका मेनोपॉज हो रहा है तो बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपका शुगर मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो जाता है। सो आपका लैक ऑफ, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स जैसे लैक ऑफ स्लीप है, एंजाइटी है, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप
एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना पीना गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका शुगर, क्योंकि ओबेसिटी भी इंक्रीज होती है, आपका मेटाबॉलिक डिक्लाइन हो रहा है, तो शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं इन अ पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, and that you may need to visit your doctor because of your fluctuation in sugars, है ना. सो शुगर का मेडिसिन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है. एंड थायराइड इनडायरेक्टली बढ़ता है अगर आपका वेट गेन हो रहा है. अगर आपका वेट मेंटेन्ड है तो एज सच दीज हार्मोन्स यूजुअली डोंट इम्पैक्ट योर थायराइड लेवल्स, बट इनडायरेक्टली आपका एस्ट्रोजन फॉल हुआ, आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वेट गेन हुआ, सो दैट इनडायरेक्टली कॉजेज चेंज इन थायराइड मेडिकेशन, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ थायराइड तो मेडिकेशन. उसको भी चेक करा लेना चेक चाहिए. करा ओके. लेना चाहिए. चलते चलते एक आखिरी सवाल और, कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई महिला अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे, डाइट ठीक रखे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हो, तो बिना किसी एडिशनल सप्लीमेंट के और बिना किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के उसका मेनोपॉज आराम से गुजर जाए? संभव है? विद द काइंड ऑफ डाइट जो हम फॉलो करते हैं आजकल, मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स का नीड रहता ही है, बिकॉज जो भी हम खाना खा रहे हैं दैट इज एडल्ट्रेटेड, है ना. सो वट एवर वी आर ईटिंग इज नॉट 100% प्योर, इवन दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट समहाउ वी टेंड टू लैक. जी. हमें जरूरत पड़ती है एक एज के बाद सप्लीमेंट्स की. तो उनको लेते हुए सोचना नहीं चाहिए. कंसल्टेशन मतलब अपने आप से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना है. एंड कब लेना है और कब बंद करना है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही सब यानी रहेगा. कम या ज्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर फीमेल को आएगी ही मेनोपॉज के दौरान. थोड़ा बहुत है, किसी में कम आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी, बट कईयों का स्मूथ भी होता है. अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम माइनर थोड़ा बहुत इश्यूज रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कुछ मेजर सब महिलाओं में प्रॉब्लम आए. थोड़ा बहुत इट माइट बी देयर. तो पहली बात तो यह है कि अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस हो तो ये ना सोचें कि ऐसे ही काम चल जाएगा, और अगर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत हो तो इंटरनेट पर रिलाई ना करके एक बार अपने टेस्ट कराकर डॉक्टर से मिलकर उन सप्लीमेंट्स को लें, क्योंकि उन्हें कब लेना है और कब रोकना है, ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. फिर भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर मौजूद हैं, आप उनसे मिलें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.